नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आज बात करेंगे पर्यावरण पर खतरा मंडराया, आबो हवा ने डराया। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको यूपी विधानसभा लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कहना सुनते हैं। काम किया है। मैं महाकुंभ का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुझसे मिलने बेंगलोर आए थे। उन्होंने मुझे महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मेरे शानदार अनुभव था। खन्ना जी ही गए थे। महोदय, इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी देखने को मिली थी और उसमें आर्थिक पक्ष के बारे में, महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में इसको लेकर के अनेक बातें सामने आई हैं और खासतौर पर देश के अंदर अलग अलग तबके ने महाकुंभ के बारे में, चूंकि ये बजट की सामान्य चर्चा है इसलिए महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में अगर हम चर्चा न करें तो विरासत को विकास के साथ जोड़ने में हो सकता है कि आप लोगों को भी कुछ कंफ्यूजन और ज्यादा हो। इसलिए उस विरासत को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में काशी विश्वनाथ धाम से प्रारंभ किया था, 2020 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर के शिलान्यास के बाद आगे बढ़ा, प्रयागराज महाकुंभ उसका चरम उत्कर्ष रूप के रूप में देश और दुनिया के सामने आया है। और उसी विरासत की आर्थिकी क्या हो सकती है, वह विरासत विकास के साथ साथ आस्था को आर्थिकी के साथ कैसे जोड़ सकता है, इसके कुछ उदाहरण भी हैं। इसमें कैट ने स्वयं इस बारे में कहा है कि महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ यानी 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है, यानी इससे लेन देन हुआ है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहभागी बनेगा। महाकुंभ 2025 प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ इससे मिलने का अनुमान है और प्रयागराज और आसपास के जनपदों को इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। महोदय, इसमें भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने इस बात को कहा है कि महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। इससे भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.5% की विकास की दर हासिल करने में मदद मिलेगी। और इस मामले में जो विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए गए विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों ने कि किस किस सेक्टर में कितना अधिक उससे आर्थिक लाभ हुआ है या उससे आने संभावना है। होटल उद्योग में 40,000 करोड़ का, खाने पीने अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में 33,000 करोड़ का, परिवहन में 1.5 लाख करोड़ का, पूजन सामग्री में 20,000 करोड़ का, दान आदि में 660 करोड़ का, टोल टैक्सेस में 300 करोड़ का और अन्य लगभग 66,000 करोड़ का, कुल 3,960 करोड़ रुपए का अधिक का इससे आर्थिक समृद्धि इसके माध्यम से प्रदेश को प्राप्त होने वाला है और इसके माध्यम से ये चीजें हम सबको प्राप्त हुई हैं। और खासतौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि 5 नए आस्था के नए कॉरिडोर प्रयागराज महाकुंभ ने बनाए हैं और उसका लाभ पूरे प्रदेश में मिला, लेकिन इन 5 कॉरिडोर में विशेष रूप से हमें देखने को मिला प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम और काशी के लिए, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का 2, प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर लखनऊ और आपके नियमित सारण्य का
एक तीसरा कॉरिडोर प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का ये चौथा, और प्रयागराज से जो हम पांचवां आस्था के कॉरिडोर को बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि देश भर के श्रद्धालु आने के इच्छुक थे, दिखाई दे रहे थे, और पिछले 1.5 महीनों में उनकी उपस्थिति उन सभी क्षेत्रों में थी। तो अब प्रयागराज से होते हुए वृंदावन, मथुरा वृंदावन और सुखतीर्थ में ये उपस्थिति वहां देखने को मिली। रावत से रुक करते हैं देवभूमि के दंगल की ओर। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में रविवार की सुबह काफी संख्या में स्थानीय नागरिकों व पर्यावरण प्रेमियों ने मार्च निकाला। दलारात तिराहा से हाथी बडला कला चौकी तक निकाले गए मार्च का आह्वान सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून और देहरादून सिटीजन्स फोरम ने किया, जिसमें 30 से अधिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मार्च में शामिल पर्यावरण प्रेमियों का कहना था कि भानियावाला ऋषिकेश हाईवे को चौड़ा करने और आशारोड़ी झाझरा मसूरी के बीच सड़क के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों के प्रस्तावित कटान का दून घाटी के पर्यावरण पर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कभी अपनी हरियाली और खुशगवार आबोहवा के लिए विख्यात रही दून घाटी में लगातार पेड़ों के कटान से हालात लगातार भयावह हो रहे हैं और पिछले साल भीषण गर्मी इसी का परिणाम था। इसीलिए सरकार को विकास की अपनी नीति को पर्यावरण अनुकूल रखना होगा। इसी पर होगी चर्चा, एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून अपनी खुशनुमा आबो हवा को लेकर दुनिया भर में मशहूर रहा है। किसी समय पर लोग गर्मी का सीजन आते ही देहरादून का रुख करते थे, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में जिस तरह गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 42 डिग्री पार पहुँच रहा है, तो ऐसे में देहरादून के लोग ही अब इस शहर से दूर जाने की सोचते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हरे भरे पेड़ों का अंधाधुंध कटान है। देहरादून सिटीजन्स फोरम के संयोजक अनूप नौटियाल का कहना है कि सहस्त्रधारा और आशा रोड़ी में हजारों पेड़ों का कटान हुआ, तो वहीं कलंगा में भी पेड़ों का कटान होना था, जिसे जन आंदोलन के चलते रोका गया। सड़क चौड़ीकरण और अन्य योजनाओं के चलते आने वाले दिनों में हजारों पेड़ों का कटान किया जाएगा। राज्य सरकार के सामने पेड़ों के संरक्षण की आवाज बुलंद करने के लिए दिलाराम बाजार से सेंट्रियो मॉल तक पर्यावरण बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी करीब 35 संस्थाएं शामिल हुईं। इस समय यह खाली बात देहरादून दून घाटी की ही नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य की है। आज जो चाहे वो सड़क चौड़ीकरण की बात हो, चाहे कंक्रीटीकरण की बात हो, चाहे विकास के मॉडल की बात हो, इन सभी पहलुओं को लेकर जो आम जनमानस है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, वो निराश भी है, वो चिंतित भी है। और इन्हीं सभी भाव और भावनाओं को लेकर आज यहाँ पर देहरादून शहर में लोग सड़कों पर उमड़े हैं। ये पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर, ये जो जलवायु परिवर्तन की चिंताएं हैं, उनको लेकर के सरकार को संदेश देने के लिए कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और आपको अपनी नीतियों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं 28,000 पेड़ों को काटे जाने की योजना है। विगत मतलब अगले 5 से 6 महीने के अंदर लगभग 28,000 पेड़ आपके छोटे से शहर देहरादून में काट दिए जाएंगे, केवल सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर। क्या ऐसा विकास, इसको विकास कहा जाएगा? क्या ये सस्टेनेबल विकास है? क्या ये सच में विकास है? इसको तो मेरे शब्दों में मैं राक्षसी विकास कहता हूँ, जो अंधाधुंध तौर पे पेड़ों की कटाई की जा रही है और बिना कुछ सोचे समझे। आप भानियावाला से ऋषिकेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसमें करीब 3500 पेड़ सिर्फ आपके 15 मिनट बचाने के लिए काट दिए जाएंगे। क्या आपको ऐसे 15 मिनट बचाने हैं? लेकिन साथ ही साथ विकास भी एक आवश्यकता है, और जब भी पेड़ काटने के लिए कोई प्रोविजन किया जाता है, कहीं सड़कों के निर्माण के लिए NH संभवतः इसको कर रहा है, तो उसमें उसी के अनुपात में पेड़ लगाने का प्रोविजन भी है। इसमें आवश्यक ये है कि जितने पेड़ों का छपान हुआ है, जिनको काटना है, उसी के अनुपात में जो भी मानक सरकार के उसके अनुरूप वहाँ पर पेड़ लगने चाहिए, ताकि जो संतुलन है वो बना रहे। ऐसे ही सहजदार रोड पे भी देखने में आया था, वहाँ से पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए, हालांकि उनमें से कुछ पेड़ नहीं बच पाए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। देहरादून सिटीजन्स फोरम के संयोजक अनूप नौटियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों के चलते देहरादून में कंक्रीट के जंगल का दायरा बढ़ता जा रहा है। सरकार विकास योजनाओं का इको फ्रेंडली तरीका नहीं अपना रही। उन्होंने कहा कि पहले देहरादून का मौसम इतना ठंडा होता था कि यहाँ पंखे भी कभी कभी चलते थे, लेकिन आज लोगों का एयर कंडीशनर के बिना
गुजारा नहीं होता, क्योंकि यहाँ का तापमान गर्मियों में 42 डिग्री पार पहुँच रहा है। आज हर बुजुर्ग, कॉलेज में पढ़ने वाला युवा और हर वो इंसान जो अपने शहर में स्वच्छ वातावरण देखना चाहता है, अपने शहर को हरा भरा देखना चाहता है, वो व्यथित होकर पर्यावरण बचाओ रैली में शामिल हो रहा है। पिछले साल जून में हुई रैली में हजारों लोग पेड़ों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। चौड़ीकरण के लिए सरकार पेड़ों की बलि दे रही है। भानियावाले से लेकर ऋषिकेश तक 3000 पेड़ काटने का प्रस्ताव है इनका। इसके विरोध में विभिन्न संगठनों के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब लोगों ने धरने प्रदर्शन किए। पूरे राज्य भर के अंदर धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पा रही है। अभी सहस्त्रधारा में भी रोड चौड़ीकरण के नाम पर कई सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। कई जगह सरकार ने बोला था कि हम इसका प्लांटेशन करेंगे। देहरादून में एक जगह पे पेड़ों का ट्रांसप्लांट उन्होंने किया भी, लेकिन उनका कोई रखरखाव नहीं किया। जो ट्रांसप्लांट पेड़ वहां पर करे वो सारे खत्म हो गए, सूख गए। उनकी व्यवस्था सरकार ने कुछ नहीं करी। तो सरकार जो राज्य के नागरिक हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, जो प्रदेश का पर्यावरण संरक्षण है, उसको बनाए रखने में नाकाम साबित हुई है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा मानना रहा है कि उत्तराखंड में हरित क्रांति जो हमारी है वो हमेशा बनी रहे, और यहाँ तक कि हमने कई बार सरकार से ये भी बात करी कि हरित क्रांति बोनस भी हमको मिलना चाहिए। लेकिन सरकार हरित क्रांति देने के नाम पे बोनस तो छोड़ो, दूसरी तरफ जगह जगह विकास के नाम पर पेड़ों को काट रही है और उनका दोहन कर रही है। हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि जब सहस्त्रधारा रोड को चौड़ीकरण हुआ था तो उस टाइम माननीय न्यायालयों का ये आदेश हुआ था कि उतने ही पेड़ों को लगाया जाए और वर्तमान पेड़ों का ट्रांसप्लांट कहीं और जगह पर किया जाए। लेकिन अगर आप उन पेड़ों का जो ट्रांसप्लांट की बात हुई थी, अगर उन जगहों पर आज जाकर देखें तो वो बिल्कुल सूखी लकड़ी बन गई है, किसी प्रकार का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। वहीं ऋषिकेश भानियावाला रोड के लिए 3500 पेड़, आशा रोडी से झाझरा तक 6500 पेड़ और प्रेम नगर से मसूरी क्लाउड तक सड़क तैयार करने के लिए करीब 20,000 पेड़ काटे जाने की बात हो रही है। कुल मिलाकर हजारों पेड़ों को विकास की भेंट चढ़ाना होगा। ऐसे में देहरादून से हरियाली खत्म हो जाएगी। इसलिए इन हजारों पेड़ों को बचाने के लिए देहरादून की 35 संस्थाओं के स्वयंसेवी और स्थानीय लोगों ने हजारों की संख्या में रविवार को सड़कों पर उतरकर सरकार को चेताने का काम किया। वहीं विपक्ष का मानना है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पा रही। अब सरकार के आगे दोहरी चुनौती है, विकास भी करना है और पर्यावरण को भी संतुलित रखना है, जिसके लिए पेड़ों को बचाना ही होगा। इसके लिए सरकार क्या नीति बनाती है, ये तो वक्त बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा और खास मेहमान हमारे साथ में लगातार जुड़ने वाले हैं। उनसे सबसे पहले आपका हम परिचय कराते हैं। सतीश चंद्र जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और मंजू त्रिपाठी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। आशीष गर्ग जी हमारे साथ में हैं, पर्यावरणविद हैं। हिमांशु अरोड़ा जी हमारे साथ में हैं, सदस्य सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून। हमारे साथ में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं सतीश चंद्र, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के साथ में। सतीश जी, पर्यावरण से खिलवाड़ आखिर क्यों हो रहा है? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए गरिमा जी, ये उत्तराखंड जो है पर्यावरण की धरती है। चिपको आंदोलन जो यहाँ से शुरू हुआ और पूरे देश विदेश में विख्यात हुआ, चमोली डिस्ट्रिक्ट की रेणी गांव की रहने वाली गोरा देवी, जिन्होंने बोला कि जंगल मेरा मायका है और मैं पेड़ अगर कटेंगे तो मैं अपनी गर्दन कटा दूंगी। तो हम उस धरती से संबंध रखते हैं, उस धरती से बिलोंग करते हैं। और आप देखिए, जब भी कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं एनएच के या कुछ इस तरह के डेवलपमेंट के, तो उसमें जितने पेड़ कटते हैं और जितना ग्रीन लैंड कम होता है, उसी मात्रा में, उसी अनुपात में पर्यावरण मंत्रालय का जो नियम है कि ग्रीन लैंड और पेड़ों का जो रोपण है वो होना चाहिए दूसरी जगह पे, तो उस पे सरकार कार्य करती है। वो मंत्रालय जिसके अधीन ये डेवलपमेंट होता है, जब वो पेड़ कटते हैं तो उसी मात्रा में, उसी अनुपात में कहीं दूसरी जगह ग्रीनलैंड तैयार करा जाता है और पेड़ लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं
कि देखिए विकास तो जरूरी है, विकास होगा भी, और हमारा तो ध्येय यही है कि विरासत के साथ विकास। तो हम जो संस्कृति के क्षेत्र में, जो पर्यावरण के क्षेत्र में, हमने हर एक क्षेत्र का ध्यान रखा है। हमने सिर्फ ये ध्यान नहीं दिया कि सिर्फ विकास ही होना चाहिए, एक साथ लेके चलने का कार्य करा। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो ये पेड़ कटेंगे विकास के लिए, देखिए विकास जब होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी सरकार है जो पर्यावरण को साथ में लेके चलना चाहती है और चल भी रही है। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का पर्यावरण से प्रेम ये जग जाहिर है। ऐसा नहीं है कि जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, उनसे उनका कितना प्रेम है। और हमारे तो व्यक्ति विशेष तो छोड़ दीजिए आप, हमारी तो पार्टी ही जो ये कार्य करती है कि एक पेड़ माँ के नाम। और बड़े बड़े नेताओं के, जब हमारे यहाँ छोटे नेता क्या बोले, बड़े नेता क्या बोले, किसी का भी अगर जन्मदिन होता है तो उस पर भी हमारे यहाँ वृक्षारोपण करा जाता है। और हमारी पार्टी एक राजनीतिक दल, एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जिसने पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करा है और जिन्होंने पेड़ों को रोपण करा है। मैं यहाँ पे मौजूद एक भी दल से कहना चाहता हूं जो यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने क्या करा बता दीजिए। उन्होंने कौन से पर्यावरण संरक्षण के लिए कब पौधे रोपित करे, कब उन्होंने पेड़ों का रोपण करा? मुझे तो नहीं लगता कि ये, देखिए ये खाली डिबेट की चर्चा मात्र रह जाएगी। विपक्ष वाले जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये खाली सिर्फ और सिर्फ उस समय आ जाते हैं जब ये मुद्दा आ जाता है, लेकिन इनके आप रोजमर्रा के कामों में देखिए इन लोगों के उसमें कब वो कार्यशैली में रहता है कि वृक्ष रोपित करने हैं। हमारा तो जो कार्यक्रम होता है, हम एक कार्यक्रम बना देते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, और वो देखिए हमारा कितना सफल कार्यक्रम रहा, उसमें प्रधानमंत्री मंजू जी आते हैं प्लीज। हाँ, अरे तो आप तो कार्यक्रम भी नहीं बनाते, आप तो कार्यक्रम भी नहीं बनाते, आपके पास तो है ही नहीं। ठीक है, देखिए आपस में चर्चा मत करिए, एक एक करके बोलिए सर प्लीज। मंजू जी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, प्लीज मैडम बीच में मत बोलेगा। आप बोलेंगी, कोई और बीच में नहीं बोलेगा, आपकी बात भी हम तक सही तरीके से पहुंचेगी और किसी और के बीच में आप नहीं बोलेंगी। मैडम जब दो लोग एक साथ बोलते हैं ना, तो टीवी पर किसी की भी आवाज साफ नहीं आती, यानी वो पूरा का पूरा समय बेकार जाता है। तो प्लीज कृपया करके एक एक करके बोलिएगा, जो भी आपको काउंटर करना है अपनी बारी आने पर ही बोलें। सर जल्दी कंप्लीट करें, फिर मंजू जी का रुख करेंगे। देखिए गरिमा जी, और जो हमारी वन पंचायतें हैं वो पूरे देश के लिए उदाहरण है। आपने खुद देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो वन पंचायतों के अंतर्गत ग्रामीण लोग होते हैं, वही लोग उस वन पंचायत के प्रबंधन के लिए उन्हीं को पूरी जिम्मेदारी रहती है। अपनी चारा पत्ती और जल के जो स्रोत होते हैं उनके संरक्षण के लिए जो वन पंचायतें कार्य कर रही है, वो निसंदेह पूरे देश के लिए एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। तो हमारा प्रदेश तो पर्यावरण का प्रदेश है, हमारा तो प्रदेश ही पर्यावरण की धरती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इस तरह के आंदोलन है या हमारी सरकार के प्रति इनको, मेरे को लगता है कि गंभीरता से इनको देखना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पर्यावरण के कितना संजीदगी है। ठीक है, अब मंजू जी से जवाब लेते हैं। मंजू जी, क्या सिर्फ प्लान्स बन रहे हैं? विकास के नाम पर लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। हर डिबेट में और आपके चैनल के माध्यम से हर जगह मैंने कहा है कि जो ये भाजपा है, इसका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल अलग है। ये कहती कुछ है और कुछ करती कुछ है। इसने तो देहरादून, आपको पता है, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारे यहाँ खाली आपके प्लान बनते हैं, खाली आपका ढिंडोरा पीटा जाता है, धरातल पर काम नहीं किया जाता। और जहां तक आपने बात किया कि पूर्व सरकार, अरे पूर्व सरकारों की ही देन है कि आज यहाँ की आबो हवा सुरक्षित है। आप तो वीरान करते जा रहे हैं। जो देहरादून अपनी पर्यावरण के लिए फेमस है, अपनी आबो हवा के लिए फेमस था, उसको भी आपने नष्ट कर दिया। आपने उसको भी ऐसी भयावह स्थिति, लास्ट ईयर का जो आपने देखा कि क्या बोलते हैं, मौसम देखा कि किस तरह से 42 डिग्री टेम्परेचर देहरादून के में था, लोगों को एसी चलाना पड़ा और एसी के बिना सर्वाइवल मुश्किल किया। जो देहरादून नॉन फैन स्टेशन हुआ करता था, यही विकास आप कर रहे हैं। आप यही विकास कर करके आपने, वह दिन दूर नहीं है अगर इसी तरह पेड़ों का कटान कर रहा, 28,000 पेड़ कभी काट रहे हैं आपने। उधर वहां जाके आप देखिए आशा रोड़ी के पास कितने जो सुरंग बनाई गए, पेड़ों को काटा, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, कितने पेड़ लगे, कहाँ पेड़ लगाए गए, आप दिखाइए जरा कि कौन उनको पोषित कर रहा है। उन पेड़ों को तो दिखाइए कि आपने कितने पेड़ लगाए। क्या अभी क्या इससे भी बद से बदतर स्थिति अगर जो है सरकार इसको अनुकूल नहीं लेगी कि मतलब पर्यावरण को सुरक्षित करने के पक्ष में कदम नहीं उठाएगी, इसी तरह अगर पेड़ों का कटान होता है, वह दूर नहीं कि काल के मुंह में ग्रसित हो जाएंगे हम लोग भी दिल्ली के तरह लोगों की तरह सांस लेने के मोहताज हो जाएंगे।
काटने की योजना तो ये बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, विकास 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 विकास। अरे बताइए आप, ऐसा विकास क्या है जो जनता के हित में, जनता को सांस लेने के लिए मोहताज कर दे? ऐसा विकास क्या करेंगे? अभी हमारे एक भाई बोल रहे थे कि जब अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई 15 मिनट बचाने के लिए क्या हम काल के मुंह में चले जाएं? अरे भाई हम 15 मिनट और सफर कर लेंगे, लेकिन इस तरह आने वाली पीढ़ियों को भी आपने साथ देख लिया किस तरह से सल्फर वाटर वहां पर था, गंडक का पानी फेमस था सहस्त्रधारा में, कहाँ गया वो सल्फर वाटर? तो इस तरह से बात कुछ करना, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा देना कि हम ये कर रहे हैं वो, जहां तक आप बात कांग्रेस की करती हैं, वो बोले सूप बोले चलनी भी बोले, जिसमें 72 कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने, खाली कांग्रेस जो है ढिंढोरा नहीं पीटती, काम करती। आर्मी के अंदर भी किस तरह से प्लांटेशन होता है, टीए बटालियन का गठन किसने किया है? किस वाजपेयी ने टीए बटालियन का गठन किया है? जो हरा भरा हमारी फौज हमेशा ज्वलंत उदाहरण बनती रही। तो इसलिए आप लोग बातें तो करेंगे, लेकिन पर्यावरण को पूर्ण रूप से नष्ट करते जा रहे हैं। जो दून घाटी अपने ही आबो हवा के लिए फेमस थी, उसको काल के मुंह में आप ढकेलते जा रहे हैं। और आए दिन आपका विकास का नाम ले लेकर, और देहरादून को वो दिन दूर नहीं है कि आप सांस लेने के लिए मोहताज कर देंगे। जिस तरह से दिल्ली बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि ऐसा है वहां ऐसा है, आप क्यों नहीं नियम कानून, क्यों आपने फ्लैट्स बनने दिए? क्यों इस तरह से आए दिन आप इस तरह से पेड़ों का कटान कर करके और देहरादून को खत्म करते जा रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि डींग मारना छोड़ दीजिए। आपको जो है जनता ने चुना है, आप इस राज्य के मुखिया हैं। अभी भी बोल रहे देर आए दुरुस्त आए, अभी भी आप रोकथाम कीजिए। जो चिपको आंदोलन, गौरा देवी, जो ये हमारी धरती जिसके लिए फेमस है, जहां पर की पर्यावरण की बातें होती थी, लेकिन आज उसको आप नष्ट कर रहे हैं। और नष्ट कर नहीं रहे, कर दिया बहुत हद तक, लेकिन अभी भी बोलते हैं ना कि सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते। इसलिए सरकार को संज्ञान में लेते हुए आप इस राज्य के मुखिया हैं, इस राज्य के हित की बात सोचना आपका कर्तव्य है। ठीक है मैडम, लौटेंगे आपके पास में। दीपक रावत जी हमारे साथ में लगातार हैं, आशीष गर्ग जी भी अभी जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद हैं। स्वागत आशीष जी आपका भी। कुछ और मेहमान भी आगे जुड़ेंगे, पहले दीपक रावत जी का रुख कर लेते। दीपक जी, पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, जहां पर प्रकृति ही उसकी खूबसूरती है, उसी के लिए वो जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपदाओं का खतरा बहुत ज्यादा रहता है जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है। लेकिन विनाश की नींव पर भला विकास की इमारत खड़ा करने का प्रयास क्यों कर रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता लगातार तीसरी बार बहुमत से जिताएगी, तो स्थितियां और परिस्थितियां इस प्रदेश को इस प्रकार ही झेलनी पड़ेंगी। अभी दो ही ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब नीतिमाड़ा में जो अभिलाष आया था, जब ये टॉपिक आपके उसमें चैनल में रखा गया था, तब भी ये चर्चा उठ के आई थी कि विकास के नाम पे विनाश नहीं किया जाना चाहिए, एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। अब बात करते हैं पेड़ कटान की। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब जनता सड़कों पे उतरी है इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर। जब खलिंगा में एक वाटर संबंधित कोई योजना थी सिंचाई विभाग की, उसको जब निरस्त करवाना था तो जनता इसी प्रकार से आंदोलित थी। इसी प्रकार से चिपको आंदोलन की तर्ज पर लोगों ने रायपुर रोड पे जंगल के अंदर जाके पेड़ों में अपने आप को बांधा था। शायद वो ज्यादा दिन, वो अगर विजुअल्स होंगे तो आपके पास होंगे पड़े हुए। तो जनता को लगातार सरकार के जो गलत नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, इसके विरुद्ध लगातार उतरना पड़ता है। लेकिन अब अंधी, गूंगी और बहरी सरकार से आप कुछ ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनके यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं। अब आपके पास आंकड़ा है गरिमा जी कि कितने पेड़ का कटान है। आप 20,000 से ज्यादा का एक आंकड़ा लगातार बोल रहे हैं। मैं आप ही के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा, जब इससे पहले सहस्त्रधारा में जब जन आंदोलन हुआ, वहां पर जो पेड़ काटे गए विकास के नाम पर, कितने पेड़ लगाए, वो आंकड़ा प्रस्तुत कर दीजिए। देखिए, आंकड़े की बात आंकड़ों से होगी। भारतीय जनता पार्टी बड़े आंकड़ों की बात करती है। मैं चाहूंगा कि वो सिर्फ आंकड़ा दिखा दे कि जितने पेड़ काटे उसके वनस्पत उन्होंने कितने प्लांटेशन किया और कहां पर किया और आज उनकी क्या स्थिति है, तो हम स्वीकार कर लेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ऐसा कोई भी आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास होगा ही नहीं।
क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी बन गई है तो जुमले के अलावा जनता को और कुछ नहीं मिलने वाला। वो विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष खामखा जन आंदोलन कर रहा है। उनको ये जानकारी नहीं है कि जो 30 संगठन, सामाजिक संगठन गए, उसमें राजनीतिक दलों की उपस्थिति नहीं थी, वो तमाम सामाजिक संगठन थे। लेकिन क्योंकि चर्चा में विपक्ष को घेरना है तो आपने भारतीय जनता पार्टी और यूकेडी और तमाम विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको जानकारी नहीं है कि आपके देहरादून में तमाम सामाजिक संगठनों ने आपका विरोध किया है, तमाम सामाजिक संगठनों ने आपको, आपकी नीतियों का विरोध किया है, तमाम सामाजिक संगठनों ने आपको आंख खोलने का काम किया है और आप आरोप विपक्ष में लगा रहे हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि जनता क्या चाहती है। जब जनता से सरकारों की दूरियां हुई हैं, सरकारों की नीतियां उनके अनुरूप नहीं बनी है, सत्ता पलटी है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। आपको अभी भी चेता रहे हैं कि आप जो जनता मांग रही है वो दीजिए। जनता भू कानून और मूल निवास मांग रहे थे, आपने यूसीसी दे दिया। आजकल सारे यूसीसी बेचारे कोर्ट में केस चल रहे हैं। आपसे जो जनता जो मांग रही है वो आपको दिया नहीं जा रहा। आपसे कहा जा रहा है कि आपके मंत्री को हटाया जाइए। लगातार आंदोलन चल रहे हैं। जो आगे देवभूमि के अतुल्य जनता को अपशब्द कहते हैं, लेकिन आप अपनी बांसुरी कहीं और बजा रहे हैं। तो गर्मे जी, हमारा तो सिर्फ इतना कहना है आपके माध्यम से, ये आंकड़ा प्रस्तुत कर दें। और अब जो ये पेड़ काट रहे हैं, जो 26,000 पेड़, 20,000 पेड़ जिसका आंकड़ा आप प्रस्तुत कर रही हैं, उसके वनस्पत किस जगह पर ये प्लांटेशन करने वाले हैं, सरकार कहां प्लांटेशन करने वाली है, उसका एक जो खाका है वो हमें बता दें, हम संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हिमांशु अरोरा जी भी जुड़ चुके हैं, सदस्य हैं सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून की ओर से। स्वागत सर आपका भी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले लखनऊ से बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, वाराणसी पुलिस कमिश्नरी के जीसीपी पद से हटाया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आईपीएस मनोज सोनकर को डीआईजी एटीएस के पद से हटाया गया। मनोज सोनकर डीआईजी पीएससी वाराणसी भेजा गया। आईपीएस शगुन गौतम एसपी पीटीसी सीतापुर किया पोस्ट। आईपीएस राजेश कुमार सिंह ज्वाइंट सीपी वाराणसी। राजेश कुमार सिंह को कानपुर कमिश्नरी से हटाया। आईपीएस देव रंजन वर्मा को डीआईजी रूल्स एंड मैनुअल बनाया गया। बड़े तबादले, आईपीएस आशीष श्रीवास्तव को कानपुर कमिश्नरी हटाया। शिवा शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवा, बड़ा बदलाव क्या क्या है? देखिए, बिल्कुल अभी कुछ ही देर पहले पुलिस मुख्यालय की तरफ से 8 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर की सूची जारी की गई है, जिसमें डॉक्टर के एलिजरसन को वाराणसी पुलिस कमिश्नर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के पद से हटा करके यूपी 112 का आईजी बनाया गया है। लंबे समय से जो मनोज सोनकर एटीएस में डीआईजी के पद पर तैनात थे, उनको वहां से हटा करके वाराणसी में पीएसी भेजा गया है और उनको उसी अनुभाग का डीआईजी बनाया गया है। ये भी बताएंगे कि शगुन गौतम जो लंबे समय से विजिलेंस में तैनात थी एसपी पद पर, उन्हें वहां से हटा करके पीटीसी सीतापुर जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज होता है उसका एसपी बनाया गया है। राजेश कुमार सिंह, जिनका प्रमोशन हो गया था और वो कानपुर कमिश्नरी में लंबे समय से तैनात थे, उनको कानपुर कमिश्नरी से निकाल करके वाराणसी में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नरी पर तैनाती दी गई है। देव रंजन वर्मा जो इस वक्त मौजूदा समय में डीआईजी है, वो पुलिस मुख्यालय में लंबे समय से संबंध थे, अब उनको डीआईजी रूल्स एंड मैनुअल बनाया गया है। और आशीष श्रीवास्तव जो लखनऊ जो कानपुर कमिश्नरी में डीसीपी क्राइम के पद पर तैनात थे, उनको फिर वापस लखनऊ पुलिस कमिश्नरी में बुलाया गया है। आशीष श्रीवास्तव पहले भी पुलिस कमिश्नरी में लखनऊ की डीसीपी के पद पर तैनात रहे हैं, इनकी वापस जरूरत आन पड़ी है, जिसके लिए उन्हें वापस बुलाया गया है। अपर्णा गुप्ता जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरी में डीसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन की इंचार्ज थी, जो लंबे समय पर मैटरनिटी लीव पर थी, उनको अब लखनऊ कमिश्नरी हटा करके एसपी पुलिस मुख्यालय पर पोस्ट किया गया है, पुलिस मुख्यालय की एसपी बनाई गई है। और सूरज कुमार राय जो आगरा पुलिस कमिश्नरी में डीसीपी पद पर तैनात थे, अब उनको आगरा कमिश्नरी से हटा करके 65वीं पीएसी वाहिनी जो मेरठ
बैठक में है, उसका कमांडेंट बनाया गया है। तो लंबी लिस्ट एक गरिमा है जिसमें 8 IPS अफसरों के तबादले हुए हैं, और ये सूची यही नहीं, क्योंकि दौर खत्म हुआ है, जो त्योहार है वो भी आने वाला है, और जो जिन जिन के IPS अफसरों को प्रमोशन हुए हैं उन सभी के ट्रांसफर जल्दी होंगे, और देखने में आ सकता है आज या कल में फिर एक IPS अफसरों की जो सूची है वो ट्रांसफर लिस्ट की वो एक आ सकती है। ठीक है, शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर जहां पर बड़े तबादले होने की बात सामने आई है, कई लोगों को नई जिम्मेदारी, 8 IPS अफसरों के ट्रांसफर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। वापस से देवभूमि के दंगल का रुख कर लेते हैं, आशीष गर्ग जी का रुख करते हैं। पर्यावरणविद हैं सर, विकास ठीक है, बढ़िया है, लेकिन क्या विकास के नाम पर विनाश होता रहेगा? इसके पहले हमने देखा कि किस तरीके से जोशीमठ की जो तस्वीरें सामने आई थी उत्तराखंड में, वो भयावह परेशान कर देने वाली थी। और सर बराबर विकास हो रहा है, अलग अलग जगहों पर सुगमता आए, यातायात आसान हो सके, ये अच्छी चीज है, लेकिन सर कम से कम उत्तराखंड जैसे राज्यों में कैसे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए विकास को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह है। अनम्यूट सर, पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए आप। अनम्यूट कीजिए सर। आशीष जी, हाँ सॉरी, थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लगा दी। हाँ नमस्कार सबको, और मेरा ये कहना है कि जो आपने बात कही कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें यदि उत्तराखंड की प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो हमको विकास करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है, मुझे लगता है कि जो विकास को जिन डिपार्टमेंट्स के जरिए हम छोड़ देते हैं वो एग्जैक्टली क्या जो विकास का जो परफेक्ट मॉडल है या जिसको हम सस्टेनेबल मॉडल कहते हैं वो ग्राउंड पे हो पा रहा है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अब आपने जैसे जोशीमठ की बात की या मसूरी की बात करें या अभी सहसारा की बात हो रही थी, वो क्या रहा है कि जिस समय सरकार इसको केवल एक कंस्ट्रक्शन के माध्यम से देखती, और जो हमारे इसी के साथ साथ जो कुछ बड़ी जो मैं कह सकता हूँ हाईली क्रिटिकल एक्टिविटीज साथ साथ चल रही हैं, वो मुझे लगता है उस पर काफी ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें क्लाइमेट चेंज की जो बात सब एक्सपर्ट्स कर रहे हैं और हम लोग भी जो आंदोलन करना चाहते हैं, या आपने अभी ये जो देखा लोग निकल के घर से आ रहे हैं, ये सब चिंतित इसीलिए है। मुझे नहीं लगता कि आप उसमें से एक पोल ये करें कि कौन नहीं चाहता विकास, सब इसमें विकास चाहते हैं और देखिए वो सस्टेनेबल विकास चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमने कुछ ऐसे एजेंसीज के जिम्मे छोड़ दिया है जो इस वाली जो साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ क्लाइमेट चेंज की जो कई इफेक्ट्स होने वाले हैं जो बड़े भयावह हैं। एक केवल एक टेम्परेचर की बात की जाती है, लेकिन टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड के जो फॉरेस्ट हैं उनको बाइफर्केट करते जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह से डिमांड आ रही है रोड बनाइए, और हम कुछ ये नहीं देख रहे कि उस वजह से हमारे जब रोड बाइफर्केट होंगे तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी का जो वहां पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, और वाइल्ड लाइफ यदि नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे। तो देखिए हम कुछ टाइगर्स में हमारी वृद्धि हो रही होगी, कुछ पर्टिकुलर स्पेसीज में वृद्धि हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में हमारी बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है। ये एक आप इसको सर्च कर सकते हैं इन चीजों को, आप खुद ही देख लीजिए कि आपको जो गौरैया मिलती थी या कौवे होते थे, हमारे क्रोज होते थे, गिद्ध होते थे, ये सारे लुप्त हो गए। और अब हमारे जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप देखिए तेंदुओं की घटनाएं कितनी देहरादून में जो हमारे कैनाल रोड तक आके उन्होंने अटैक किया, और ये बढ़ेंगी। मंकी बंदरों की बात हम करते रहते हैं, ये सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये टाइम मैं ये केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग विकास करें, लेकिन विकास को केवल रोड या मसूरी में हम उसकी कैरिंग कैपेसिटी से 10 टाइम्स ज्यादा वहां पर टूरिस्ट को बुला लें, या सिमिलरली जोशीमठ में भी जो एक बहुत फ्रेजाइल एरिया था उसमें हम एक पॉपुलेशन जो वहां पर डिजायर्ड पॉपुलेशन से अगेन उसको 15-20 गुना ज्यादा वहां पे बसा दें, दुनिया भर का निर्माण कर दें। तो ये इसको हम अपने को समझाने के लिए इसे विकास बोल सकते हैं, लेकिन आने वाला टाइम ये बहुत हमारे लिए टेस्टिंग टाइम है सबके लिए। तो इसको थोड़ा बैलेंस करके चले,
तो मेरे ख्याल से ये जो आंदोलन होते हैं या जो भी आप अभी लोगों का वो देखते हैं, इसमें प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं सरकार पे, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो हम इसको मतलब कह सके कि दबाव फालतू में बनाया जा रहा है। ये एक हमारी जेन्युइन कंसर्न है और इसी दबाव को सरकार को पॉजिटिव लेना चाहिए और अपनी जितनी भी नीतियां बनाए, जितनी भी कंस्ट्रक्शन करे, उसमें सस्टेनेबिलिटी का पहलू को बहुत गौर से देख के ही काम करे। अब देखिए कई प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर जो देखते हैं उसमें EIA स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी होती थी। मैं एक सिविल इंजीनियर रहा हूँ, हमने जो LPG के गैस प्रोजेक्ट किए थे गुजरात में, उसमें जब तक EIA स्टडी नहीं हो जाती थी और वहां पर जब तक पूरी ग्रीन बेल्ट नहीं लगा देते थे, वो आगे कंस्ट्रक्शन अलाउ ही नहीं होती थी। पहले ये था नीरी से हमको लेके आना पड़ता था जो नागपुर में। लेकिन आज की डेट में EIA स्टडीज को ऐसे ही एक छोटा सा फॉर्मेलिटी समझी जाती है। मुझे थोड़ा सा कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम EIA स्टडीज कोई ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं होती, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो इस ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हम इस चीज को देखना चाहिए। विकास में क्या भानियावाला से ऋषिकेश में मेरा अपने साथियों से डिफरेंट व्यू है। यदि मेरे 10-15 मिनट बढ़ जाएं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जो वहां पे इतनी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। ये जो 7 मोड़ जिसमें आज भी हमें जाते हुए सडनली हमारी मोनोटोनी टूटती है और उसमें ड्राइव करने में मजा आता है, उसका जो आप सबको एंजॉय करते होंगे, उसको सीधा बनाने की क्या जरूरत है? उसके लिए पेड़ काटने की क्या जरूरत है? हम कुछ बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि हमारी बिल्कुल उस बीच के रास्ते की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तभी जाकर आप पर्यावरण को बचा पाएंगे और कम से कम अपने लिए एक अच्छा वातावरण बना पाएंगे। ठीक है सर, लौटेंगे। हमारे साथ में और मेहमान भी है, हिमांशु अरोड़ा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सदस्य सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। हिमांशु जी, अगर पेड़ काट दिए गए तो लोग सांस कैसे लेंगे? विकास भी अपनी जगह पर बहुत जरूरी है। अगर विकास नहीं होता, राजनीतिक लिहाज से देखें तो राजनीतिक विपक्षी इस पर भी आवाज उठाते हैं, लेकिन सर प्रकृति का ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी और कैसे ग्रीन दून जिसकी बात की जाती है उसे बनाया जा सकता है? मेरा पहले तो सबसे पहले आपको बधाई और आपको धन्यवाद कि आपने इस विषय पे, जिस पे ज्यादातर न्यूज चैनल्स बात नहीं करना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं, इस पे एक आपने बहस आज छेड़ी जो बहुत ही जरूरी बहस है, मतलब हमारे शहर के लिए विशेषकर। तो जैसे जो कि ये हमारे राजपूत जी ने कहा कि हम पेड़ लगा देंगे उसके बदले में, तो एक आंकड़ा ये 2.5 लाख पेड़ लगाए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने रिस्पना के किनारे पे सन 2018 में, शायद ये मुझे पूरा एग्जैक्ट सन याद नहीं है, पर उस दौरान उसमें से एक पेड़ भी आज बचा हुआ नहीं है। 2.5 लाख पेड़ 59 लाख रुपए खर्च करके लगाए गए थे, उसमें से एक भी पेड़ आज शेष नहीं। एक तो छोड़िए, अब 10 तो 10, 100, 20, 50 दिखाइए, उसमें से कुछ भी शेष होता तो मैं मानता कि हाँ ये पेड़ कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन का फायदा होता है। उसके बाद 2020 में हमने RTI डाली थी, उसमें 9,000 हेक्टेयर जो था ये कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन का बैकलॉग था, कि मतलब 9,000 हेक्टेयर पे सरकार को पेड़ लगाने थे अभी कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन में, पर वो आज तक नहीं लग पाए। वो आज तक अभी 2020 में बाकी था। तो और उसके बाद अभी ये खबर आई RTI से ही कि जो CA मनी था, जो इसके लिए जो वृक्षारोपण के लिए जो पैसा दिया जाता है, वो उसके लिए लैपटॉप्स खरीद लिए, उसके आईफोन्स खरीद लिए। 2016 में हमने RTI डाली, उसमें पता चला कि था कि उस पैसे से इन्होंने अपना गाड़ियां खरीद ली, बोलेरोस खरीद ली। तो जितने भी पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ काटने का कोई विकल्प नहीं है, ना तो ट्रांसप्लांटेशन विकल्प है। वो हमने देख लिया कि सहजारा रोड पे जब पेड़ काटे गए, ट्रांसप्लांटेशन किया गया, आज उसका जो मुर्दाघर बना हुआ है वहां पे, उसको हम बोलते हैं शवग्रह, उसका पेड़ों का शवग्रह बना है जो स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने, उसमें से एक भी पेड़ जीवित नहीं बचा। आज तक वन विभाग एक भी ऐसा वो नहीं दिखा पाया कि हमने इस परियोजना के बदले में इतने पेड़ लगाए और उसके बदले में इतने पेड़ बचे। 10% से भी ज्यादा सर्वाइवल से भी कम सर्वाइवल रेट है जो पेड़ विभाग लगाता है, जो हमारे पे आंकड़े हैं। अभी जो है 50,000 हेक्टेयर 2020 में फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हो चुकी थी ये वृक्षारोपण के लिए, वो ये अपना ये जो गैर वानिकी कार्यों के लिए, और उसके बदले में हमें कितनी लैंड मिली इसका कोई आंकड़ा नहीं है। उसके बदले में हमें उतनी फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट तो कर दी जाती है, पर हमें रेगुलर लैंड जो सिविल स्वयं लैंड है वो मिल ही नहीं पाती। तो हम वृक्षारोपण क्या करेंगे? अब परियोजना वो कर देंगे वृक्षारोपण, तो वो मतलब अपनी हमारी लैंड तो धीरे धीरे कम हो। अब हम बोलते हैं 71% भूभाग है, 71% तो बचा ही नहीं हमारा। कितना परसेंट हमारा? 10 से 15 से 20% हमारा भूभाग तो खत्म हो चुका है, जो हमारा इन परियोजनाओं में चला गया है। तो ऐसे ही 2,500 पेड़ हमने सहजारा के लिए काट दिए, 11,000 हमने मोंड के लिए काट दिए, 40,000 से ज्यादा पेड़ हम काट चुके हैं पिछले सिर्फ 2 से 4 सालों में, और आगे अब 28,000 कटने। सिर्फ 10 मिनट बचाने के लिए, ऋषिकेश जाने के लिए हमें 10 मिनट हमारे
2 से 3 घंटे तो 4 घंटे रोज हम सोशल मीडिया पे मोबाइल पे वेस्ट कर देते हैं। तो हमें 10 मिनट बचाने के लिए हमें ऋषिकेश जाने में ऐसा कौन सा वो है कि हम सिर्फ 10 मिनट बचाने के लिए 3500 पेड़ों की बलि देते हैं। और एक खूबसूरत जो रास्ता है, सिर्फ जर्नी इंपॉर्टेंट होती है, वो सिर्फ पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नी भी इंपॉर्टेंट है। तो जर्नी का आनंद जो हम पहले मोड़ से लेते थे वो खत्म कर दिया, अब ऋषिकेश जाए वो खत्म कर दिया, हरिद्वार जाएंगे वो खत्म कर दिया, अब अगर पौंटा साहब जाते हैं वो खत्म कर दिया। तो सब जगह आप जंगल काटते जा रहे हो। और अभी मसूरी जाने के लिए, मसूरी में कैरिंग कैपेसिटी 1990 में खत्म हो गई थी, आप उसके लिए 20,000 पेड़ काट रहे हो, इसमें साल के, बांज के, बुरांश के पेड़ हैं, उसको काट के आप कह रहे हैं हम यहाँ नई सड़क बनाएंगे। मसूरी में किसी को और को भेजने की जगह कहाँ है? 3 सड़कें ऑलरेडी हैं, एक आप फ्लाईओवर बना रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी आयरनी है, हमारे अपने ही उसमें, हमारी अपनी पॉलिसीज में बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो हम रोप वे बना रहे हैं कि रोप वे बनेगा, भाई साहब हमें गाड़ियां नहीं भेजनी मसूरी, हम रोप वे बनाएंगे और यहीं से हम हजारों लोगों को अपना रोप वे के थ्रू मसूरी भेजेंगे, गाड़ियां नहीं भेजेंगे, हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे। दूसरी तरफ हम 20,000 पेड़ काट के, कि अब हम बांज के पेड़ भी काटेंगे, बुरांश के भी काटेंगे, 5 किलोमीटर की टनल बनाएंगे। और वहां भी तो मसूरी तक कहीं कच्ची सड़क भी नहीं, वहां पूरा पहाड़ काटा जाएगा, उसमें से टनल बनाई जाएगी। और ऐसे साल के पेड़ जो अब उग नहीं सकते, जिनका उगना भी पॉसिबल नहीं है, उनको काट के आप कह रहे कि हम सड़क बनाएंगे और लोगों को भेजेंगे वहां पे। और लोगों को अभी इतना जाम लगा रहता है मसूरी में, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, ना पार्किंग है ना कुछ है। फिर आप वहां पे पहाड़ काटोगे कि हमें पार्किंग बनानी है, फिर और सड़कें, मतलब और ये विनाश का कहीं अंत ही नजर नहीं आ रहा। तो हम इसको विकास नहीं, हम तो इसे राक्षसी विकास कहता हूँ मैं इसे, जो बिना सोचा समझा लंबी चौड़ी सड़कों का विकास है, जो प्लेन्स का विकास है। वो पहाड़ों में, ये हिमालय राज्य है हमारा, हिमालय, हम डेलिकेट पहाड़ों पे, हम जो बहुत ही, हमारी परिस्थिति की बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नर्म है, हम उसको बर्बाद किए जा रहे हैं। कॉन्क्रीटाइजेशन, सीमेंट, और ये कहते हैं पेड़ लगाए। सड़कों पे चारों तरफ आपने टाइलें लगा दी हैं, एज टू एज आपने कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया, हमें तो पेड़ लगाने की जगह ही नहीं मिलती। हमने आज से 2-3 साल पहले तक हजारों पेड़ लगाए, लेकिन अब हम देखते हैं किसी सड़क के, चाहे आप रायपुर रोड चले जाओ, सहजारा रोड चले जाओ, कहीं भी पेड़ लगाने की कोई जगह नहीं है। जो डिवाइडर्स के बीच में आपने डिवाइडर बनाया कि इसमें पेड़ लगाएंगे सहजारा में, तो आपने खंबे लगा दिए, लाइटें लगा दी, पत्थर भर दिए, उसमें होर्डिंग लगा दी एडवर्टाइजिंग के लिए, तो पेड़ कहाँ लगाए? होर्डिंग के ऊपर। तो मतलब जो भी, अब तापमान की बात देख लो कि 43 डिग्री अब पिछले साल ही था, अब ये 2-3 साल में 50 डिग्री पहुंच जाएगा। जो जहां हमारे एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, आज पंखों की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, आज एसी के बिना भी काम नहीं चल रहा। तो मतलब ये ऐसा जो है भयावह एक मंजर बना दिया है देहरादून, जो वर्ल्ड के टॉप लिविंग, मतलब जो क्वालिटी ऑफ लिविंग वाले शहरों में था, आज उसको जो है वर्ल्ड के, मतलब हिंदुस्तान के टॉप 10 पॉल्यूटेड शहरों में हमने शुमार करा दिया है। तो ऐसी डेवलपमेंट किस काम की, जो न मैं खुश हूं ना आप खुश हो। जब हमारा जीवन स्तर में कोई बेहतरी नहीं हो रही, तो फिर हम ऐसी डेवलपमेंट का क्या करें? डेवलपमेंट तो इसलिए होती है ना कि हमारा जीवन स्तर कुछ बेहतर हो, कुछ हमारे जीवन स्तर में सुधार हो। लेकिन हमारा जीवन स्तर और बीमारियां और हमारी बढ़ती जा रही, हॉस्पिटल बनते जाना है, क्योंकि कैंसर, हार्ट डिजीज, ये सब देहरादून में, लंग डिजीज। बिल्कुल, और उस सब के पीछे कहीं ना कहीं एक दूरदृष्टि के हिसाब से काम करना चाहिए, शायद तभी हम इन चीजों से बच सकेंगे। एक लंबे प्लान के साथ में जब काम होगा तभी ग्रीन दून मिल पाएगा, कोई योजना। हाँ। एक सस्टेनेबल विकास की जरूरत है हमें। ठीक है, सतीश जी से जवाब लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सर, आपने सभी की बात सुन ली होगी, एक ऐसे विकास की जरूरत है जो जिम्मेदारी से किया जाए, एक लंबी रिसर्च के बाद, एक लंबी जानकारी के बाद, क्योंकि विनाश की नींव पर विकास अगर होगा तो सर कोई मतलब नहीं है उस विकास का, वो बड़ा नुकसान पहुंचाता है बाद में। देखिए गरिमा जी, जहां पे जरूरत है विकास की तो उसका भी करना, और जो सरकार का कर्तव्य है वो हो जाता है। आप खुद देखिए कि जो गंगा नदी पे हमारी 3 परियोजना बननी थी, पाला-मनेरी, लोहारी और भैरव घाटी परियोजना, उन परियोजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया, उन पे विचार नहीं करा। क्यों? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की वजह से। सरकार चाहती तो हमें उससे राजस्व मिलता, उत्तराखंड को करोड़ों अरबों का राजस्व का फायदा होता, लेकिन सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए उस करोड़ों अरबों के राजस्व को छोड़ दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जहां पे अब विकास की जरूरत, आप ये बताइए, जितने पहले से यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बताइए ना कि डाटकाली में गाड़ियों का लंबा जाम नहीं देखा क्या किसी ने? देहरादून में आए दिन लोगों के पास आप जाइए, वो हर कोई यही बोलता है कि ट्रैफिक से निजात दिलाइए, ट्रैफिक से निजात दिलाइए, ट्रैफिक से निजात दिलाइए। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि विकास होना ही चाहिए, मैं ये कह रहा हूं लेकिन जो आवश्यक है वो विकास तो होना चाहिए ना, लेकिन उसी के साथ में पर्यावरण पे भी ध्यान देना चाहिए। उसके साथ उसका जो पर्यावरण का अनुपात है, जो पर्यावरण संरक्षण का अनुपात है, उसमें भी हमें कार्य करने की जरूरत है। सिर्फ सरकार का ही कार्य नहीं है ये। जैसे बड़े भाई अभी बोल रहे थे कि जो कैंपा का पैसा आया उसमें वो कर लिया, ये कर लिया। देखिए वो जांच का विषय, उसमें जांच करवा रही है सरकार। आप खुद देखिए
कि इनके जो विपक्ष यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, उनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद बोला कि जो हमारे पास भी पैसा आया था, हौफ का जो कार्यालय था उसके निर्माण में, उसकी सुसज्जा में उसका पैसा लगा, लेकिन उन्होंने वहां उसकी जांच कराई, लेकिन आज तक उस जांच का पता नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे वन मंत्री ने इस बात की ओर इशारा करा है कि ये जो जांच होगी उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो सबके सामने रखा जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ कहना चाहता हूं, पर्यावरण भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना विकास है, लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण करना आपका, हमारा, सारी इस तरह की जो एजेंसीज हैं, जो इस तरह के एनजीओ हैं, उनका भी कार्य हम लोगों के साथ रहेगा, तो इस पे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और आप खुद देखिएगा, केंद्र सरकार का जो पिछले साल का बजट था वो 3030 करोड़ के आसपास का था। इस बार जो वन पर्यावरण का बजट है 3400 करोड़ के आसपास है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी केंद्र सरकार इस ओर आज भी सोच रही है और हमेशा सोचती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पर्यावरण के प्रति प्रेम है वो सभी ने देखा हुआ है, वो सभी के प्रति, सभी के सामने जग जाहिर है। ठीक है सर, लौटेंगे मंजू जी। मंजू जी, क्या सत्ता पक्ष ध्यान रख रहा है इन चीजों का? देखिए, बड़ी बड़ी बातें हमने अपने भाजपा के प्रवक्ता को सुन लिया, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस राज्य में या जिस देश में वृक्षारोपण के पैसे से लैपटॉप और आईफोन खरीदा जाए, उसका परिणाम क्या होगा? विकास ही होगा। और यही नहीं, आपने देखा कि यहाँ तो वृक्षों का घोटाले पे घोटाला। आप देखिए कि फलों के जो सेब के पौधों में भी घोटाला अपने रिश्तेदारों को दे दिया गया, उससे कोई अछूता नहीं है, वह भी जग जाहिर है। और जहां तक बार बार के हमारे प्रधानमंत्री ने ही तो बेड़ा गर्क कर रखा है, बार बार इस तरह की जो है भाषणबाजी करके चले जाते हैं। और वही हाल जो दिल्ली का है, उससे भी बदतर हाल हमारे देहरादून और उत्तराखंड का होने वाला है। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन अब यात्रा प्रारंभ होगी। अरे अभी भाई ने कहा कि जो है जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही तो आप लोगों का आवाजाही करेंगे। इस तरह से करके आप जो है पर्यावरण को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दे रहे हैं। और देवभूमि को यूसीसी में जैसे लिव इन रिलेशनशिप जैसी देवभूमि जैसी योजना को लेके आए, अग्निवीर जैसी योजना को, और ये वृक्षों को काटना क्या? इन्होंने तो जो सरकारी पदे थी, सरकारी नौकरी, सरकारी संस्थाओं को भी बेचने का काम किया। ये विनाश तो किए जा रहे हैं, विकास का काम का खाली ढिंढोरा पीट रहे हैं, पर विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, विकास भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। आशीष जी कुछ कह रहे हैं। सर, एक तरफ हम चर्चा कर रहे हैं कि विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन राजनीतिक चर्चा ये भी है कि भाई विकास भी नहीं है, तो ये पर्यावरण फिर कैसे खराब हो रहा है? हाँ, मैं सतीश भाई की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। जो इन्होंने कहा कि मोहन में जाम नहीं लगता था, नहीं, हमें मालूम है जाम लगता था, और अभी जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो अभी भी जाम लगता है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अनम्यूट करिए। आशीष जी, आवाज नहीं मिल रही है आपकी। आशीष जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए सर, अब मिल रही है आपकी आवाज, बोलिए। है कि हमारे पेड़ भी बचते, और 2 टायर यदि वो फ्लाईओवर बन जाता, ये विदेशों में है कई जगह, तो उसमें हमारे पेड़ भी बचते और आवागमन भी होता। लेकिन एनएचआई ने हमारे सुझाव को नहीं माना। तो मैंने पहली बात जहां से शुरू करी थी कि कोई भी जो एक अच्छे सस्टेनेबल विकास के विरोध में कोई नहीं है, यहाँ पर जितने बैठे हैं सब मेरे ख्याल से वही चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस पे गंभीरता से कोई भी प्रोजेक्ट लाते हुए आपको सोचना पड़ेगा। अभी क्या होता है, मैं पीडब्ल्यूडी के एक जूनियर इंजीनियर नीचे, मैं उनको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उन पे छोड़ देते हैं, और जैसा वो सजेस्ट करता है डीपीआर में या किसी कंसल्टेंट से बनवा लेते हैं, वो वैसी की वैसी ऊपर पास हो जाती है। तो वहां कहीं रोक के उसको कुछ एक्सपर्ट्स का भी उसमें ओपिनियन ले, एनवायरमेंटल का भी ले, जिससे कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये केवल कोई राजनीतिक बात है, इसमें बेसिकली हमको आने वाला जो समय है वाकई में काफी टेस्टिंग जैसा, बहुत टेस्टिंग रहेगा इंडिया के लिए। पूरे वर्ल्ड में आप देखते हैं ये सब क्लाइमेट चेंज की जो बात चल रही है, तो इसको संभल के करना पड़ेगा। हम आनंद फानंद में केवल प्रोजेक्ट चलाते जाएंगे तो वो ये वाली बात को हम कह रहे हैं कि इसको रुक के सोच समझ के पॉज लेके दी, बस इतना ही मेरा कहना। ठीक है सर, हिमांशु जी कुछ कह रहे हैं। हिमांशु जी,
हेलो जी बोलिए सर। मैं राजपूत जी की बात कही, जो उन्होंने कहा कि भाई सब कह रहे जाम है। तो एक ये बहुत बड़ा विश्वव्यापी ये एक रिसर्च है जो है ये अपना कि सड़कें बढ़ने से कभी भी ट्रैफिक का सॉल्यूशन नहीं हुआ, जिसको बोलते हैं, मुझे भी नाम नहीं आता, कि सड़कें जितनी भी आप चौड़ी कर लीजिए, अगर सड़कें बनने से ट्रैफिक का सॉल्यूशन होता है तो फिर दिल्ली में इतना ट्रैफिक क्यों है, बॉम्बे में इतना ट्रैफिक क्यों है, पुणे में तो फ्लाईओवर्स के आगे फ्लाईओवर बना दिए, उसमें इतना ट्रैफिक क्यों बढ़ा है। इसको बोलते हैं इंड्यूस डिमांड। जिस चीज की आप व्यवस्था बनाते हैं उस चीज के लिए आप और उसकी गाड़ियां बढ़ती हैं। और उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 8% लोगों के पास हिंदुस्तान में अभी भी सिर्फ 8% लोगों के पास गाड़ियां हैं। उन 8% लोगों के लिए हम सारी योजनाएं बनाते हैं। 92% लोगों की कोई चिंता नहीं। जिस गरीब आदमी ने ठेली लगानी है उसके लिए पहले पेड़ों का सहारा था। जिस गरीब आदमी ने सड़क पे चलना है उसके लिए पहले पेड़ों का सहारा था। आज वो छांव भी हमने उससे छीन ली है। जिस गरीब आदमी जो बच्चे स्कूलों से आते हैं, जो पहले पेड़ों की छांव में आते थे, स्कूलों से पेड़ों की छांव में स्कूलों से आते थे, अब वो उनके लिए वो सब छिन गया है। तो वो सब हमने खत्म कर दिया। उन 92% का सिर्फ 8% को लोगों को सुविधा देने के लिए हमने 92% की सुख सुविधा छीन ली है। 92% की छांव, 92% की जो एक ठंडी हवा थी, जो जिसके नीचे वो बैठ के कोई ठेली वाला, कोई गरीब आदमी अपना सामान बेचता था, आज वो हमने सिर्फ हम चौड़े चौड़े हाईवे बनाते जा रहे हैं। वेस्ट को और चाइना को हम एप कर रहे हैं, उनका वो कर रहे हैं। और इसलिए मैं से बोला कि 8% के लिए क्यों हम सिर्फ योजनाएं बना रहे हैं, क्यों नहीं हम पूरे 100% के लिए सोचते हैं। हम ऐसा शहर बनाते हैं जो पैदल चलने वालों का, साइकिल चलने वालों के साथ में विचार करना चाहिए और शहर के बारे में सोचना चाहिए। शायद तभी इन चीजों से हम बच सकें। एक आखिरी बात, ठीक है सर, एक आखिरी बात राजपूत जी से जवाब चाहूंगा। सिर्फ 10 मिनट के लिए बचाने के लिए ऋषिकेश में 3500 पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, बस मुझे इसका जवाब बिल्कुल। ऐसी बहुत सी घटनाएं, इन पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। जो घटनाएं हो रही हैं, सर माफ कीजिएगा, वक्त की कमी, अपनी चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि पेड़ कम से कम कटे और विकास जो हो रहा है वो विनाश की नींव पर ना हो, और विकास अगर हो रहा है तो साथ ही साथ प्रकृति का भी उतना ही ध्यान रखा जाए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो विकास की नीति, लेकिन पर्यावरण के साथ खिलवाड़ क्यों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।